सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के जो राजन सीरीज आती है, उस राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया है और अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। सभी जो आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पे प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यह देखना है कि जो भी प्रश्न यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ उन प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है। तो कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है और खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है। सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व करना है और नहीं सॉल्व होता है तब उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन को देखना है। और इससे पहले के बहुविकल्पीय प्रश्नों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए और अच्छे से सभी का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न क्या एक है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक लंबी रस्सी थी जिसमें से इतना लंबाई काट लिया गया, शेष लंबाई कितना बचेगा। तो सिंपली हम कैसे करते हैं, सिंपली हम करते हैं कि जितना पहले था और उसके बाद जितना काटा गया उतना घटा देंगे तो हमको बची हुई रस्सी की लंबाई मिल जाएगी। वही यहाँ पे हम करेंगे। लेकिन अब देखिए, इस सही को देख करके आप मत डरिए। जो 20 सही 2/3 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये लिखा गया है 20, जो लिखा गया है बगल में सही, ये समझ लीजिए कि ये पूर्ण संख्या है और ये अलग से लिखा गया है 2/3। ठीक है, तो 20 से थोड़ा बड़ा ये संख्या होगा और ये जो है 5 सही 1/8, ये कितना है, ये 5 धन 1/8 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना लिखा हुआ है। और दशमलव में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 20.66 और इसको लिख सकते हैं 20.1। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका, आप समझ पा रहे होंगे कि एक 20 मीटर से थोड़ी अधिक लंबी रस्सी दी गई है जिसमें से ये आपका, ये सॉरी 5 यहाँ रहेगा, ये 5 मीटर से थोड़ा अधिक रस्सी जो है वह काट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तर्क पे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको भिन्न रूप में बना लेते हैं। भिन्न रूप में बना करके भिन्नों का घटाना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के एक पर्सपेक्टिव, एक अंदाजा, देखिए मैथ में आपको एक अनुमान लेकर के भी चलना पड़ता है। अपने दिमाग में एक अनुमानित रहेगा तो आप सही रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ मैं सही सल्यूशन कर रहा हूँ, सही उत्तर निकाल पा रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए 20 सही 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, ये 3 का गुणा होगा 20 में यानी कि 60 हो जाएगा और 60 और अंश जुड़ेगा तो हो जाएगा 62। 62/3 ये लिखा जाएगा। और 5 सही 1/8 को कितना लिख सकते हैं, 8 का गुणा 5 में होगा, 8 × 5 = 40 और 1 जुड़ेगा 41, 41/8। अब देखिए बची हुई रस्सी का लंबाई हमको निकालना है। तो पहले कितना था, पहले था 62/3 ये लंबाई थी और काटा कितना गया 41/8, 41/8 काट लिया गया। अब इसके बाद देखिए दो भिन्नों का घटाना हो रहा है, तो घटाने के लिए देखिए हर तो समान है नहीं तो हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए 3 और 8 में तो कुछ ऐसा इनका गुणज कॉमन होता नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वह इतना ही आएगा। दोनों का गुणा कर दीजिए सिंपली, 3 × 8। अब देखिए पहले 62/3 लिखा था, अब 62/3 के जगह 3 × 8 हो गया, यानी कि ये 8 एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 62 × 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 41/8 था, 41/3 × 8 हो रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 का गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 के 1 हासिल लग जाएगा और 8 × 6 = 48, 1 × 49, ये कितना हो जाएगा 496 और यहाँ गुणा कर लीजिए तो 3 और 12 123 आ जाएगा और बटे में ये 24 हो जाएगा। अब इसके बाद घटा लीजिए, इसके बाद आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3
7 और 3 373/24, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको सही के रूप में आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 24 से भाग करेंगे तो 24 दहाई में एक अंदाजा रखेंगे 240 होता है, फिर 5 120 360 होता है, 15 360 होता है, देखिए करीब पहुंच गए, और 13 बच जाएगा, तो 13 और ये 15 सही 13/24, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे इस पे छोड़ दीजिए चाहे इस पे छोड़ दीजिए, दोनों ही सही उत्तर है। ठीक है, तो शेष रस्सी की जो लंबाई आ जाएगी वह 15 सही 13/24 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यहाँ पे देखिए जैसे गांव की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि पुरुषों की संख्या 100 है और महिलाओं की संख्या 80 है, तो ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, 100 - 80 कर देंगे, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको यही संख्या ना दे करके बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, तो जो पुरुषों की संख्या दी गई है बीजीय व्यंजक के रूप में, उसमें से हम महिलाओं की संख्या को घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा कितने पुरुष अधिक हैं महिलाओं से। तो देखिए पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है, 6xy + 5y² - 8z। अब ये हो गया पुरुषों की संख्या। अब घटाएंगे, इसमें से महिलाओं की संख्या देखिए माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है आपको, मस्ट है, क्योंकि फिर माइनस का प्रभाव पूरे जितने भी ये बीजीय व्यंजक है पूरे पे जाना चाहिए। पूरे को घटाना है ना, एक को तो नहीं घटाना है, पूरे बीजीय व्यंजक को घटाना है, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप तो गलत आपका उत्तर आएगा। ठीक, अब हमने लिख दिया पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, हमारा पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है महिलाओं की संख्या से। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6xy + 5y² - 8z और -2x - xy और फिर +2y, ये हो जाएगा। इसके बाद 6x पहला पद है और यहाँ पे देखिए xy का और कौन सा पद है, xy का यहाँ पे -xy पद है। तो देखिए 6xy धन में है और ऋण xy ये आपका ऋण में है, माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5xy। 6xy में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1xy घट जाएगा। इसके बाद देखिए फिर 5y² y² का और कोई पद नहीं है, 8z का कोई पद नहीं है, x का और कोई पद नहीं है -2x के अलावा, और +2y का कोई और पद नहीं है इस 2y के अलावा। तो इस तरीके से यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान था। इसी तरीके से बस बीजीय व्यंजक का घटाना करना है, यही आप समझिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, दशमलव संख्या 51.3 और इसका ये 4 संख्याएं आपको जोड़ना है। 4 दशमलव संख्याएं आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो बहुत ही आसान है। जैसे इकाई के स्थान पे इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसे ही आपको लिख लेना है। 51.3 दिया गया है और ये दिया गया है 510.03 और ये क्या दिया गया है 5100.003 और ये दिया गया है 50,001.000 अब इसी को आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे आपको पता है 51.3 में देखिए तो 3 के बाद दशमलव के बाद जहाँ पे संख्या लिखना बंद हो गया उसके बाद आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, यह आपको पता है। तो 51.3 लिखा है या 51.30 लिखा हो, 300 लिखा हो, 0 लिखा हो, और तो मान वही है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे क्योंकि हमको जोड़ना है। 2 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, 1 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे। अब जोड़ लीजिए, ये 3 आ जाएगा,
ये भी 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ये भी 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा, और इसके बाद फिर दशमलव लग जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6, और ये 5 और 0 5 और ये 5, इतना आपका उत्तर आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, 55,622.3333। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो अब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे भाग देने पे 49, 59 और 109 में शेषफल 1, 3 और 5 बचे। अब ये तो प्रश्न आपने कुछ सुना होगा या ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। तो अगर हमको कहीं पे निकालना होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभक्त करे, तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, ये होता है हमारा मासा। हम जहां मासा निकालते हैं वह हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त करती हो पूरा पूरा। ठीक है, तो अब यहीं पे अगर हमको ये निकालना हो कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करे तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए 49 में से 1 अगर हम घटा दें, क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है, तो ये 48 जो संख्या हो रही होगी ये पूरा पूरा विभक्त हो रही होगी। इसी तरीके से 59 में देख लें, 59 में 3 बच रहा है शेषफल, यानी कि जो संख्या 56 है ये पूरा पूरा विभक्त हो रही होगी। और इसी तरीके से 109 में 5 शेषफल बच रहा है, यानी कि 104 जो होगा वह पूरा पूरा विभक्त हो रहा होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 48, 56 और 104 को पूरा पूरा विभक्त करने वाली संख्या अगर हम बड़ी से बड़ी निकाल लें तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जिससे 49, 59 और 109 में अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल 1, 3 और 5 बचेगा। तो इसी पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग मासा निकालेंगे 48, 56 और 104 का। अब यहाँ पे भाग कीजिए, देखिए 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 52। फिर 2 से भाग करिए, सभी में भाग जाना चाहिए तभी ले जाएंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 26। फिर 2 से भाग करिए तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो नहीं जा रहा है सब में, 3 से भाग करेंगे नहीं जा रहा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे सब में भाग जा रहा हो। तो अब हम भाग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मासा में जब सभी संख्याएं किसी संख्या से कटती हैं तभी हम भाग करते हैं। अब देखिए मासा कितना हो जाएगा, इन्हीं जो भाग किए हैं उन्हीं का गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। मासा कितना आ गया, 8, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 49, 59 और 109 में भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 बचे वह 8 है। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक समबाहु त्रिभुज, आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वह आपस में जिनकी लंबाई बराबर होती है समबाहु त्रिभुज होता है। जिसका एरिया क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से अब हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया बराबर हो जाएगा 3/4 और गुणे भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, 4 से 1 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4√3, 4 का गुणा √3 में, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से एरिया निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा ताकि समबाहु त्रिभुज का जब भी आपसे एरिया पूछे ये आप निकाल लो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6,
किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। अब किसी वृत्त, कोई वृत्त है, किसी भी वृत्त में आपको पता है केंद्र होता है, इस केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसे त्रिज्या r कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और इस तरीके से ये r होता है। और कोई भी जो केंद्र से होकर के जाने वाली इस तरीके से सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वो ये इधर r हो गया, इधर r हो गया, आप देख लिए यहाँ पे। तो व्यास बराबर क्या हो जाता है, व्यास बराबर हो जाता है, देखिए त्रिज्या धन त्रिज्या या 2 गुणे त्रिज्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डायामीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, यही फॉर्मूला होता है, यही संबंध होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यही आपको लिखना था, केवल एक लाइन, ठीक है। यह एक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो एक लाइन में भी आपका उत्तर हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब सबसे पहले समझिए कि एक बिंदु से कितनी रेखा आप खींच सकते हैं। ये देखिए एक रेखा मैंने खींच दिया, ये दूसरी रेखा खींच दिया, फिर तीसरी रेखा खींच दिया। इसी बिंदु से, ये देखिए एक बिंदु है, इसी बिंदु से मैं खींचता जा रहा हूँ, जितनी रेखाएं मैं चाहूँ उतनी रेखाएं मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। ये आप भी करके देख सकते हैं। अब एक रेखा, एक बिंदु से तो आपने देख लिया, लेकिन अब 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचनी है, तो पहले तो इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला दीजिए और इस रेखा को ऐसे बढ़ा दीजिए। एक रेखा बन गई, इसको बढ़ा देंगे। तो अब देखिए कि एक रेखा का निर्माण खुद ब खुद हो गया। अब आप चाहें कि इन दोनों बिंदुओं को रखते हुए कोई और रेखा बना ले तो नहीं बनेगा, केवल इसी पे जब भी सोचेंगे तो इसी रेखा पे आप चलते हुए पाएंगे खुद को, ठीक है। दूसरी रेखा बनाने जाएंगे तो इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दोनों बिंदु आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक रेखा खींची जा सकती है। उत्तर में लिख दीजिए कि किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका चर वाला पार्ट देखिए, चर वाला भाग क्या है, abc है यहाँ पे, और कहाँ पे है, यहाँ पे भी abc है। अब यहाँ पे प्लस 3abc है, यहाँ पे माइनस 5abc है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस 2abc, माइनस 2abc हो गया। और यहाँ पे देखिए ab स्क्वायर है और यहाँ पे भी ab स्क्वायर का पद है, ये माइनस 2ab स्क्वायर है और ये प्लस 3ab स्क्वायर है। तो अब जोड़ेंगे तो बचेगा क्या, ab स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ab स्क्वायर माइनस 2abc, धन वाले पद को पहले लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। किसी भी संख्या के अपवर्त्य मतलब उस संख्या के गुणज, मतलब वो संख्याएं जो इस संख्या से पूरी विभाजित हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, इसके गुणज कहेंगे या इंग्लिश में मल्टीपल कहेंगे, ठीक है। अब 8 के गुणज अगर हमको लिखना है तो 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, ये आपके हो जाएंगे 8 के अपवर्त्य, 8 के मल्टीपल। 5 लिखने को कहा था तो ये प्रथम 5 हो गए, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं 48, 56, इस तरीके से, ठीक है। अब प्रथम 5 ही यही आप लिख के आइएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये 8 के अपवर्त्य आप लिख सकते हैं। और यही अगर समापवर्त्य बोलता है तो कोई एक संख्या और दिया रहता है और उन दोनों के अपवर्त्यों में जो कॉमन रहता है वो समापवर्त्य हो जाता है। और उन समापवर्त्यों में आप देखते हैं कि कौन सा लघुत्तम समापवर्त्य है, मतलब सबसे छोटा अपवर्त्य सभी संख्याओं में कौन सा है।
ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 10। 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 धन 3 का मान है। तो इसको सॉल्व करिए। जहां भी देखिए ब्रैकेट दिया होता है सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16 और धन 3। इसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा तो 13 माइनस 16 धन 3 हो जाएगा और ये धन 3 16 में जुड़ जाएगा तो ऋण 3 बचेगा, ऋण 3 बचा। अब 13 में से 13 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। इसका मान कितना आ गया 0। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है 240 लीटर का 10% कितना होगा। 240 लीटर का 10%, 240 का 10%। ठीक, अब 240 का यानी कि 240, अब का मतलब होता है गुणा, तो 240 गुणे 10 और अब 240 का 10% कितना होगा। इसका मतलब पूछ रहा है कि हमें 240 का 10% कितनी संख्या कितनी होगी। तो जब भी इसको हमको प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो प्रतिशत चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो प्रतिशत चिन्ह की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, जब प्रतिशत चिन्ह हटाना होता है तो 1/100 से गुणा होता है और जहां प्रतिशत चिन्ह लगाना होता है वहां पे 100 गुणे और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, बच जाएगा 24 गुणे 1, आ जाएगा मान 24। और ये मान किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि 240 लीटर का 10% पूछा है तो 24 लीटर हो जाएगा। कभी भी 10% मतलब कि एक स्थान पे आप दशमलव लगा दीजिए जो भी संख्या दी गई है। 240 का 10% तो दशमलव लगाइए, 240 के एक स्थान पे दशमलव लगेगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 12 है x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस जेड का मान होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट आपको खोल देना है और फिर माइनस का गुणा होगा सब में, प्लस x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस x, माइनस वाई में तो प्लस वाई और प्लस जेड में तो माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस x है, ये दोनों कट जाएंगे और y और प्लस वाई ये 2y हो जाएगा और z प्लस में है और माइनस जेड है तो ये आपस में कट जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा 2y, केवल यही 2y जो हो जाएगा यह उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 13 ब्रैकेट में ऋण 8 गुणे ब्रैकेट में धन 75 गुणे 0। अब कहीं भी कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें अगर 0 से गुणा हो रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। अब पहले तो समापवर्तक बोल रहा है तो पहले तो आप अपवर्तक समझिए तब तो समापवर्तक समझेंगे। तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है भाजक या डिवीजर या फैक्टर। ये आप समझिए 9 और 15 को काटने वाली संख्याएं हमको यहाँ पे लिखनी है। तो 9 का अपवर्तक लिखेंगे तो क्या होगा, 9 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 9 से कटता है। इसी तरीके से 15 किससे कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और खुद 15 से कटता है। अब ये हो गए 9 और 15 के अपवर्तक। अब हम लिखेंगे समापवर्तक। अब समापवर्तक लिखिए। तो समापवर्तक वो होते हैं जो दोनों, जैसे 9 और 15 के समापवर्तक लिखने हैं तो ऐसा अपवर्तक जो 9 में भी हो और 15 में भी हो, जो दोनों जगह कॉमन हो, जैसे 1 यहाँ पे 3, तो ये क्या कहलाएंगे समापवर्तक। 9 और 15 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे, 9 और 15 के समापवर्तक हो जाएंगे 1 और 3। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा 1 और 3 जो हो जाएंगे 9 और 15 के समापवर्तक हो जाएंगे। और यहीं पे पूछ ले कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 9 और 15 का, तो 3। इसीलिए 9 और 15 का जब HCF आप निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 समतल
में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक समतल में एक बिंदु है, उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले ही मैंने आपको खींच के दिखाया। यहाँ पे आप चाहे जितनी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि अगर इसको बोले तो अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे 12 के अपवर्तक लिखिए। तो 12 के अपवर्तक 12 किन किन संख्याओं से कटता है। तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और खुद 12 से कटता है। तो ये 12 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। प्रश्न संख्या 17 है, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वृत्त में परिमाप क्या होता है, किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करिए और फिर उसी बिंदु पे पहुंच जाइए, तो इसी को परिमाप कहिए या परिधि कहिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ए है, इसी से चलना स्टार्ट किया, फिर इसी पे आप पहुंच गए, तो ये हो गया परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब यही फॉर्मूला रख दीजिए, 2 इंटू आर और इंटू पाई भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 35 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, यानी कि d = 35 दिया गया है, या हम कहें 2r बराबर 35 दिया गया, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो 2r की जगह आप रख सकते हैं 35 और ये इंटू पाई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर पाई की जगह आप अगर वैल्यू रखना चाहें तो 22/7 रख सकते हैं। 7 से 35 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 का गुणा हो जाएगा 22 में, तो 22 × 25 = 110। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 सेंटीमीटर। ये क्योंकि लंबाई है तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। 24 को दशमलव संख्या में बदलिए। ये 24 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है वो 24/7 दिया गया है। 24/7 को दशमलव में बदलना है, तो 24/7 को अब यहाँ पे दशमलव में बदलने के लिए भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे 24 में, तो 3 बार पूरा पूरा जाएगा 21 और बचेगा कितना, ये बच जाएगा 3। अब फिर दशमलव लगाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, फिर जाएगा 4 बार तो ये 28, फिर बचेगा कितना 2, फिर भाग दीजिए शून्य बढ़ा करके तो 2 बार जाएगा, ये 14, फिर बचेगा 6, फिर 6 है तो कितनी बार जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 में 7 × 8 = 56, 6 बार जाएगा। तो आ जाएगा, इसको दशमलव में बदलना हमने 3.428 और 56, तो 4 बचेगा और 4 बचा तो फिर कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा। तो यही हो जाएगा 3.485। ठीक है, 3 स्थान तक भी आप बदल दोगे, 3 स्थान तक भी दशमलव निकाल दोगे तो सही रहेगा, लेकिन चौथे स्थान तक निकालोगे तो बिल्कुल सेफ है। ठीक, तो 4 स्थान तक आप निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। किसी तल पर स्थित किसी एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए जो रेखा होती है वह बिंदुओं से ही मिलके बनी होती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे। तो इस तरीके से एक रेखा पर जो बिंदु हो सकते हैं वह अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, ऐसा लिखिए कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। और यहाँ पे हो सकते हैं पूछा तो अनंत बिंदु हो सकते हैं लिख दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संख्या 20 है। कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 या 5:8। तो अब इनमें देख लीजिए, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 5/8। अब यहाँ पे समझिए कि 2 भिन्नों में पूछ रहा है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो यहाँ पे ये 2/3 और 5/8 में हर समान कर लीजिए। तो कैसे करेंगे हर समान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से गुणा करिए तो हो जाएगा 16/24, और यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 से नहीं करिए, इसके हर से करिए 3 से, तो हो जाएगा 15/24।
अब देखिए ये 16/24 है, ये 15/24 है, हर दोनों का समान है और अंश इसका बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 16/24 जो है वह बड़ा है, तो इसलिए 16/24 किसका रूप है 2:3 का, तो इसलिए 2:3 बड़ा हो जाएगा 5:8 से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया 2:3 बड़ा होगा 5:8 से। इसी प्रकार अब आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे, इसीलिए इतने व्यवस्थित ढंग से मैं आपके लिए सभी प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। आपने कितने प्रश्न सही किए खुद से यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यह क्लास पूरी समझ में आई तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, यस कमेंट करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में, सभी ग्रुपों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरीके की सभी क्लासेस आपको करा दी गई हैं, सभी क्लासेस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सभी PDF प्राप्त करना है आपको, सभी क्लासेस को बिना प्रचार के देखना है तो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ऐप के लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।